दोस्तों, मैं आपको एक नारा, एक स्लोगन बताता हूं, अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा। हिंदी चीनी भाई भाई, क्या आप इसको पसंद करेंगे? आपको वो वक्त याद आएगा जिस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, लेकिन चीनियों ने क्या किया? हमारे ही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। 1962 के इंडो चाइना या सीनो इंडिया वॉर के अंदर 1962 के अंदर चाइना ने हमारे ऊपर एग्रेशन किया। अब उसका रिजल्ट यह निकला कि हमारा भरोसा चाइना से उठ गया और जो हिंदी चीनी भाई भाई था वो हिंदी चीनी दुश्मन दुश्मन में बदल गया। यह परसेप्शन कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि हम तो एशियन कंट्रीज हैं। हमने एक नारा हमेशा दिया है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यही हम लोग कहते हैं कि इस ग्लोब के ऊपर जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सभी हमारे भाई बंधु हैं और हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। ये देश तो क्या, हम पूरे विश्व की सम्मान करते हैं। लेकिन चाइना ने इस चीज को नहीं माना। दलाई लामा 1959 के अंदर जिस समय इंडिया के अंदर एंटर होते हैं, वो बात चाइना को बड़ी चुभती है कि तिब्बत का प्रशासन क्यों चाइना के अंदर शामिल नहीं हुआ और भारत ने धर्मशाला के अंदर बुद्धिज्म को क्यों पनाह दे दी है। यह बात चाइना को चुभी, उसके दर्द हुआ कि हमारे दुश्मन को पनाह दी गई है भारत के अंदर। और फिर उसका रिजल्ट यह निकला कि 1962 के अंदर इंडिया ने डोकलाम क्षेत्र में भारत के ऊपर अटैक किया और उसके बाद से लेकर आज तक भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं जताया है। अगर विश्वास जताया जाता तो आज दोनों के रिलेशन काफी अच्छे हो चुके होते। 1947 के अंदर भारत को आजादी मिली और 1949 के अंदर चाइना को आजादी मिली। चाइना ने यह कहा कि हम लोग अगले 100 साल के अंदर पूरे चाइना को बदल कर रख देंगे और जिस समय अभी है उससे 100 गुना हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। भारत ने भी प्रण लिया कि हम लोग 1947 के अंदर आजाद हुए हैं, हम लोग 2047 के अंदर बहुत आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जरूरत है कि कंपैरेटिव स्टडी कर ली जाए कि चाइना कितना आगे है और हम कितना आगे हैं। ठीक है, बात यह भी है कि भारत और चाइना एक दूसरे के ऊपर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाएंगे। पैंगोंग त्सो लेक की वो घटना, गलवान वैली की जो घटना थी, उसको भी हम लोग नहीं भूल पाएंगे। किस तरीके से लाठी डंडों से, कील चुभे हुए डंडों से, कील लगे हुए डंडों से उस समय इनफ्रंट हुआ है ना, दोनों के सामने आमना सामना हुआ। तो यह लगता है कि इंडियंस हो या चाइना हो, वहां के लोग कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं मिल पाएंगे, चाहे फिर वो एजुकेशनल लेवल पर हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पर हो, किसी भी स्तर पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं जता पाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा 1962 का इंडो चाइना वॉर, इस युद्ध के अंदर हमारे ऊपर जो एग्रेशन हुआ उसको तो कभी भूल नहीं पाएंगे हम। वक्त आएगा तो बता देंगे, अभी वक्त नहीं है, समय आएगा तो बताया जाएगा। लेकिन 1962 का वॉर, हमने एक सीख जो है सीख ली है कि कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी नजदीकी क्यों ना हो। भले ही आज रूस हमारा सबसे बड़ा मित्र होगा, लेकिन विश्वास की बात है, अंधविश्वास की बात नहीं है। उस चश्मे को उतार कर फेंक दिया जाए जिस पर हम लोग विश्वास के साथ में अति विश्वास करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग चले जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस मात देता है इंसान को। तो 1962 का इंडो चाइना वॉर हुआ, हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ और हम इस युद्ध के अंदर हार गए और भारत के अंदर एक राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित हुआ। ये सारी घटनाएं जो हैं उस समय की हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने क्या कुछ खोया। देखिए, पहली बात तो यह है, चाइना एक कंसेप्ट के ऊपर चलता है और वह है 5 फिंगर पॉलिसी। 5 फिंगर पॉलिसी है क्या? चाइना ये कहता है कि पाम मतलब हथेली जो है वो तिब्बत है और बाकी 5 अंगुलियां लद्दाख है ना, लद्दाख को कहता है, नेपाल कहता है, सिक्किम कहता है, भूटान कहता है, अरुणाचल प्रदेश कहता है। इन सबको मिलाकर वो कहता है कि ये मेरी 5 अंगुलियां हैं और मेरा पाम जो है वो यहां पर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि चाइना धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इस और 1962 के वॉर के अंदर ये आगे बढ़ने लगा, एग्रेशन यहां तक आ गया उसका, जिसको LAC हम लोग कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
और इसको वेस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर कहा गया, और इसको हमने कहा सेंट्रल सेक्टर, और इसको कहा हमने ईस्टर्न सेक्टर। चाइना ने सबसे पहले जो एग्रेशन किया था वो ईस्टर्न सेक्टर की तरफ किया था, लेकिन आज ईस्टर्न सेक्टर से ज्यादा सेंसिटिव बना हुआ है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर, आप देखिए, एक घटना थी अरुणाचल प्रदेश की एक महिला जो कि चाइना के अंदर गई थी, एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया और बहुत लंबे समय तक रोका गया था। आप मुझे बताइए कि इन घटनाओं के बाद में चाइना के ऊपर हम लोग कैसे बिलीव कर सकते हैं। अब ये जो आप एरिया देख रहे हैं अक्साई चीन का, जो कि बॉर्डर एज क्लेम्ड बाय इंडिया, एक्चुअली में चाइना हमारे यहां तक आ चुका है ना, यहां तक जो है अब यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था वो 2020 के अंदर गलवान वैली क्लैश के अंदर। अब ये जो एरिया है ये पाकिस्तान के पास में है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, इधर का चाइना ने कर रखा है, हम बीच में फंसे हुए हैं, हम जो है वो बीच में फंसे हुए हैं। एक्चुअली में इसी को वापस से जो है हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो अक्साई चीन का जो एरिया है वो चाइना ने लिया हुआ है। हम बात कब करेंगे ना, जब पीछे हट जाओ तुम। पीओके का जो एरिया है हम लोग पाकिस्तान से कब बात कर पाएंगे, हम लोग पाकिस्तान से तब बात कर पाएंगे जब पाकिस्तान पीओके एरिया को छोड़ देता है। चाइना के साथ में तभी बातचीत होगी जब वो अक्साई चीन के क्षेत्र को छोड़ देता है। आप देखिए कि गलवान वैली जो है वो यहां पर है और गलवान वैली का क्लैश हुआ अक्साई चीन के ऊपर 1962 के अंदर। एनक्रोचमेंट, अवैध कब्जा चाइना का यहां पर है। साथ ही के अंदर पेंगोंग सौ लेक, जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो गुजरती है। सक्शाम वैली, देखिए ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान के पास में था और पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया, सक्शाम वैली को, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, इस पर सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर ड्यूटी करना बड़ा हार्ड होता है, लेकिन फिर भी वो अभी इंडिया के कंट्रोल में है। पाकिस्तान ने कई बार कोशिशें की हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान की कोशिशें नाकामयाब हुई हैं, हम लोग वहां पर तैनात हैं। आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान के पास में है, यहां पर आप देख सकते हैं कि वकान कॉरिडोर जो कि अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर एंट्री देता है। अफगानिस्तान हमसे सबसे छोटी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, अफगानिस्तान का भी हमसे यहां पर हिस्सा लगता है। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि पीओके का जो एरिया है वो 2028 से पहले पहले इंडिया के पास में होगा, इंडिया के पास में होगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मेनली जो है हमको इसकी चिंता नहीं है, पीओके का कोई खास कंसर्न नहीं है, हमको कंसर्न है इसका अक्साई चीन का, जो कि बहुत लंबा मुद्दा खिंच सकता है क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है। अब इंडिया और चाइना ने कई बार बातचीत के कई सेशंस किए हैं, लेकिन कभी भी बातचीत नहीं बन पाई है, दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं। अब बात यह है कि जैसे न्यू कमांडर टू टेक चार्ज ऑफ 14 कॉर्प में लीड नेक्स्ट राउंड ऑफ इंडिया चाइना टॉक, और ये बात कब की है, 20 जून 2026 की बात है। ऐसी बातचीतें बहुत हो चुकी हैं कि हम लोग इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है वहां से मिलिट्री को एस्केलेट कर देंगे, पीछे कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है ना, होता कुछ भी नहीं है। दोनों आपस में वादे करते हैं पीछे कर लेंगे, लेकिन पीछे हटाएगा कौन पहले, इस बात का एक कंसर्न जो है हमेशा बना रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर। मुद्दा तो यह है, जब ये सारा घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया है, तो आप मुझे बताइए कि भारत क्या कभी अपने दुश्मनों पर बिलीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी हमारे पास में मक्खन रख दे, लड्डू रख दे, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो मिसकम्युनिकेशन हमारे बीच में बहुत ज्यादा गैप हो चुका है, खास तौर पर चाइना। पाकिस्तान का तो कोई है ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो मिसकम्युनिकेशन की कोई बात ही नहीं होती है। चाइना से बातचीत होती है, इसलिए वहां पर मिसकम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इंडिया इज चाइना डू नॉट थिंक अबाउट ईच अदर। ना तो चाइना इंडिया के बारे में सोचता है और ना ही इंडिया जो है वो चाइना के बारे में सोचता है, और दोनों ही इक्वल इंटेंसिटी के साथ में एक दूसरे से बात करते हैं। चाइना को पता है कि यार हमारे लिए इंडिया जो है, हम इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, इंडिया कहता है हम चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आज ईरान जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर पावर जो है वो बनाना चाहता है, न्यूक्लियर पावर जो है वो बनाना चाहता है। ठीक है, अब इसमें बुराई ही क्या है? अगर आज इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होता तो चाइना जैसे देश हमको आंख दिखाते, पाकिस्तान जैसा देश जो है वो बार बार भारत के अंदर हमले करते रहता। आज इंडिया पावरफुल है, इसीलिए आज इनका मुकाबला कर रहा है। दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। ईरान भी अपने आप को इसी स्थिति में पहुंचाना चाहता है कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स हों और जिनकी मदद से हमारे ऊपर कोई भी एग्रेशन ना हो। अब बात यह है कि आप मतलब कुल मिलाकर देखिए कि चाइना का पर कैपिटल इनकम अच्छा है, इकोनॉमिक ग्रोथ वहां की अच्छी है,
वहां की पॉपुलेशन को, जनता को उन्होंने ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या कुछ चाइना ने नहीं किया है। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको और कहता हूं कि चाइना को अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि चाइना मैंने लिखा है और चाइना के दो हिस्से हैं, आपको शायद पता होगा इस हिस्ट्री के बारे में, अभी भी यही चलता है वहां पर कि चाइना के अंदर जो पुअर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, और जो रिच है वो बहुत रिच है, वो बहुत पैसे वाला है। अक्सर क्या होता है कि ये जो पुअर कम्युनिटी है, यहां के जो मजदूर है, लेबर है, वो यहां पर इस अमीर शहर के अंदर हमेशा जाया करते, रोजाना जाया करते हैं और वापस से लौटकर आ जाया करते हैं। इनको ये इजाजत नहीं है कि ये अपना घर उस सिटी में बना सके जहां पर अमीर लोग रहते हैं। इनको वापस लौटना ही होता है। इनके बच्चे भी यहां पर नहीं जा सकते हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी अच्छी एजुकेशन क्यों ना हासिल कर ली, उनके बच्चे इनकी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। ये चाइना का असलियत मैं आपको बता रहा हूं। चाइना के अंदर ऐसे सिस्टम चलता है। हमको जो चाइना दिखता है वैसा हकीकत में चाइना नहीं है। चाइना के दो हिस्से हैं, एक तरफ तो पूंजीवादी लोग रहते हैं और एक तरफ जो है वो निम्न वर्ग मतलब पुअर लोग रहते हैं, और दोनों का सेक्शंस अलग अलग है। ये कभी ना तो यहां पर जमीन खरीद सकते, ना घर बना सकते, ना एजुकेशन, ना इनके बच्चे यहां पर आ सकते। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। इस तरीके से बाइफर्केट जो है वो चाइना की पॉपुलेशन को किया हुआ है। ठीक है, अब सन 2000 के अंदर चाइनीज परसेप्शन ऑफ इंडिया वर वॉर, मतलब एक्चुअली में इंडिया चाइना के बीच में रिश्ते जो है वो बहुत गर्मा गए थे। खासतौर पर बुद्धिज्म की जब बात की गई थी कि यार जब से तिब्बत के अंदर जो हलचलें हुई हैं और हमने दलाई लामा को शरण दी, उसके बाद से बहुत कुछ हुआ। ये जो तस्वीर आप लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर कुछ इंडियंस खड़े हैं जो कि सिख पुलिस के यहां पर जवान नजर आ रहे हैं। ये सिख पुलिस के जवान कहीं और नहीं, हांगकांग के अंदर खड़े हैं। भारत के ले जाए गए सैनिक हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटेन ने चाइना के अंदर पहुंचाए थे, ताकि चाइना के अंदर जो अफीम की खेती है वो ब्रिटिश कर सके, और इसके लिए वहां पर पुलिस वाले तैनात किए। ब्रिटिश का कुछ नहीं गया, सैनिक भारत के, है ना, माल चाइना का, और लूट कौन रहा है? ब्रिटिश। दिमाग देखिए आप, दिमाग आप देखिए। तो ये जो सिख लोग थे वहां पर, ये क्या कर रहे थे 1885 के अंदर वहां पर दंगे हुए थे, है ना, और वहां पर जो सिख पुलिस है जो कि इंडिया के थे लोग, उनको तैनात किया गया। ये जो व्यक्ति आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि 90s के अंदर देयर वाज ए फ्यू हंड्रेड सिख पुलिसमैन हु दैट ओपन द ओल्ड सिख गुरुद्वारा। मतलब ये कह रहे हैं कि वहां पर इतने सारे सैनिक हो चुके थे कि उन्होंने अपना गुरुद्वारा तक वहां पर ओपन कर दिया, जो कि 326 डोंग बॉक्सिंग रॉड के ऊपर था। समझ रहे हैं आप? मतलब भारत के बहुत से लोग जो कि चाइना के अंदर भी काम किया करते थे, दंगे रुकवाने का काम, आज चाइना जो है उस चीज को कभी भी मानता नहीं कि यार भारत ने हमारी हेल्प की है। उनको लगता है कि यार भारत ने ब्रिटेन की हेल्प की और ब्रिटेन की मदद से ही भारत ने हमारे ऊपर, यानी कि ब्रिटेन ने जो है हमारा जो है शोषण किया है। ठीक है, अब ओपियम जो ट्रेड थी, अफीम की जो खेती थी, वो हुआ करती थी, जो चिंग एम्पायर था, है ना, उसके राज में भी हुआ करती थी। 1831 के अंदर ब्रिटेन जो था वो अफीम की खेती किया करता था, चीनी का, शुगर का बहुत सारी खेती हुआ करती थी, और ब्रिटिश जो थे उसका मुनाफा लिया करते थे। मैं माफी चाहूंगा, ये आवाज जो आ रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब क्या ही करना है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत और चाइना जो है वो कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन पाते हैं और नहीं बन सकते। मुझे थोड़ा सा मुश्किल यहां पर लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार पीओके हमारे लिए एक आसान टास्क है, जो कि अक्साई चीन हमारे लिए थोड़ा टफ टास्क जो है वो बना हुआ है। ओके दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी हमने कंप्लीट किया है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।